तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे ऑर्फनेज से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये कई दिन से भूखा होता है और मरने की कगार पर होता है। तभी ये नदी में डूबते हुए एक बंदे को बचाता है जो कि डिटेक्टिव एजेंसी का मेंबर होता है, जिनके पास सुपर पावर्स एबिलिटी होती है। ये इसको अपनी डिटेक्टिव एजेंसी में शामिल कर लेता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि इसके पास व्हाइट टाइगर बनने की एबिलिटी है और पोर्ट माफिया इसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मार्केट में 7 बिलियन येन की बाउंटी होती है। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो अधमरा पड़ा होता है। ये लजीज खाने के सपने देख रहा होता है। उसका नाम है अतोशी। कुछ हालातों की वजह से मैं भूख से मरने वाला हूँ। ऑर्फनेज से बाहर फेंके जाने के बाद ना तो मैंने कुछ खाया है और ना ही मैं सो पाया हूँ और किसी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया और ना मुझ में चोरी करने की हिम्मत है और इस तरह मेरी ये हालत हुई। हालांकि अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे लोगों से चोरी करनी पड़ेगी। तुम अच्छे नहीं हो, कोई भी ऑर्फनेज तुम्हें नहीं लेगा। ये दुनिया अच्छी जगह होगी अगर तुम कहीं जाकर मर जाओ। मैं नहीं मरने वाला, मैं जिंदा रहूंगा। जो भी मुझे पहले दिखेगा उस पर मैं हमला करूंगा और बाद में मैं उसे लूट लूंगा। तभी वहाँ से एक बहुत तेज बाइक जाती है। नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया, मेरे आंखों में धूल चली गई थी। अगले वाले को मैं पक्का लूटूंगा। तभी इसके सामने मिलिट्री पुलिस वाले आ जाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मुझे शक है कि मिलिट्री पुलिस वाले ट्रेनिंग के वक्त अपने वॉलेट्स अपने पास रखते हैं या नहीं, पर जो अगला इंसान अकेला जाएगा मुझे यकीन है कि वो तभी एक बंदे को देखता है जो पानी में डूब कर जा रहा होता है। मैं इसे नहीं गिन सकता, हाँ मैं नहीं कर सकता। तभी ये सीधा नदी में कूद जाता है और इसे पानी से बाहर निकाल लेता है। तुम नदी में डूब रहे थे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम वही हो जिसने मेरी डुबकी में टांग अड़ाई है? तुम नहीं जानते मेरा क्या मतलब था। मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने टांग अड़ा दी। रुको, क्या तुम मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए डांट रहे हो? बस मैं आराम से मरना चाहता हूँ बिना किसी के ऊपर बोझ बने। मुझे लगता है मैंने गलती की है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये अजीब है, मुझे भी भूख लगी है। वैसे मेरा वॉलेट नदी में गिर गया है। अच्छा काम किया कोनिकिदा कुन। अच्छा काम, और ये सब मुझे किसकी वजह से करना पड़ा? तुम एक नंबर के गधे हो। मैं काम कर देता अगर तुम दखल नहीं देते। ओ हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, वो मेरे साथ काम करता है तो मैं उसे तुम्हें खाना खिलाने को बोलता हूँ। क्या तुम सुन रहे हो गधे? तुम्हारा नाम क्या है? नाकीजिमा अतोशी। और मेरा नाम है डिजाई असामू। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कौन कहता है ये एक अच्छी नदी है और फिर काम के वक्त उसमें कूद जाते हो? मुझे शुक्रिया कहो, देखो हम अपने काम से पीछे हैं। क्या तुम्हें अपने काम से प्यार है कोनिकिदा कुन? ये कोई काम नहीं है, ये एक अदृश्य है। मेरा अदृश्य मेरा जीवन है और इस बुक से कहीं और नहीं। ये बुक मेरे साथ काम करने वाले बंदे ने लिखी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चुप हो जाओ। क्या तुमने इस बुक पर देखा तो नहीं है कि मैं 1 मिलियन रुपीज चाय और चावल पर लगाऊंगा? करो हाथ जोड़ के। मैं जैसा कि मैंने कहा ये काम है। जो कुछ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमारा आज का काम मिलिट्री में शामिल है। तुम दोनों आपस में बात कैसे कर रहे हो? मेरा पेट बढ़ गया, मैं 10 सालों तक अब इसका एक भी कटोरा नहीं खा पाऊंगा। मेरे सामने ये सब खाने के बाद बेशर्म होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा शुक्रिया, और अपने से निकाले जाने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। इससे याद आया कि तुमने कहा था कि तुम्हारे काम में मिलिट्री भी शामिल है। ओ, हम बस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि हम सिर्फ खोए हुए जानवरों को ढूंढते हैं। आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी का नाम सुना होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में सुपर नेचुरल पावर वाले लोग भी शामिल है। मैंने इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि ये खास एजेंसी है। उन सभी को पुलिस और मिलिट्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक टॉयलेट आर्म फोर्स जो अपना काम दिन और रात में शुरू करती है। मुझे बताया गया था कि इस एजेंसी के पास बहुत से सुपर नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन इन दोनों पर ये बातें लागू नहीं होती। अपने ऊपर के पास के खम्भे को देखो। अब ये मत कहना कि तुम उस पर रस्सी बांधकर अपनी जान लेने वाले हो। मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस पुशअप करने की सोच रहा था। तुम किस बारे में बोल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते इस बारे में? ये कंधों के दर्द के लिए अच्छा है। क्या ये सब सच है? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। हैंगिंग हेल्थ मेथड। ऐसा लगा मेरा मजाक? क्या ये दोनों सच में आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी में हैं? मेरा साथी बिना किसी वजह के नदी में बह गया और मरने के कगार पर खड़ा लड़का बिना किसी शर्म के खाते जा रहा है। मेरे आज के काम करने का दिन अच्छा था, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया। जी जरा सुनिए तो आज का काम क्या है? हाँ? माफ कर दो जी, सॉरी गलती हो गई जी। टाटा काम बहुत अच्छा है जी। आज के काम में कुछ छुपाने जैसा नहीं है। हम मिलिट्री के आदेश पर एक व्हाइट टाइगर को ढूंढ रहे हैं, एक इंसान को खाने वाला जानवर जो हाल ही में यहाँ दिखाई दिया है। वैसे पता नहीं ये किसी को खा भी सकता है या नहीं, लेकिन उसने गोदाम में तोड़ फोड़ की और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो कुछ भी कर सकता है, उसे यहाँ कुछ देर पहले ही देखा गया है। अतोशी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोनिकिदा इसे पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता, मैं उससे मिला था, उसने मुझे लगभग मार ही दिया था और उसे यहाँ देखा गया है तो मुझे भागना होगा। कोनिकिदा इसे छोड़ देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। अपना हाथ देकर इस खाने के पैसे चुकाओ, यह सब कुछ बताकर। उस टाइगर ने मेरे ऑर्फनेज को तबाह कर दिया था, उसने खेतों को भी बर्बाद कर दिया था, उसने
हमारी चिकन को भी खा लिया, यहाँ तक कि हमारे गोदाम भी कोई नहीं मरा। लेकिन ऑर्फन एज को पहले से ही कम पैसे मिलते थे। मैं वहाँ से बाहर निकल गया ताकि एक खाने वाला कम हो जाए। निकल जाओ, तुम अच्छे नहीं हो, ये दुनिया अच्छी हो जाएगी अगर तुम कहीं जाकर मर जाओ। हमें यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी जो तुम्हें अपनाएगा। चले जाओ, तुम अब से नर्क में ही रहोगे। तो लड़के, उस टाइगर के बारे में क्या खास बात है? जहाँ पर भी मैं रहता हूँ वो वहाँ पर दिखता है। कुछ समय पहले जब मैं तुसरूमी के आसपास घूम रहा था, इसमें टाइगर को देखता है और वहाँ से डर कर भाग जाता है। ये सब मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा है। ये सब ऑर्फनेज को छोड़ने के 2 हफ्तों बाद शुरू हुआ था। मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। तो आखिरी बार तुमने उसको कब देखा था? मुझे लगता है कि मैंने उसे तुसरूमी में 4 दिन पहले देखा था। तुम उस टाइगर के निशाने पर हो, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। उस टाइगर को ढूंढने में हमारी मदद करो। कुछ भी, कोनिकीदा कुन एजेंसी में वापस जाओ और प्रेसिडेंट को ये दे दो। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करोगे? मैं ये नहीं कर सकता। एक रिवार्ड है। एक रिवार्ड? क्या तुम मुझे ललचा रहे हो? जानकारी के लिए बता दूं, वैसे रिवार्ड कितना है? ये इस रिवार्ड को देखता है और इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है। वैसे डिजाइन तुम क्या पढ़ रहे हो? एक अच्छी बुक। यकीन नहीं हो रहा, तुम अंधेरे में कैसे पढ़ सकते हो? बाज की नजर है मेरी। ये जो किताब पढ़ रहा होता है इसका नाम होता है सुसाइड करने के नुस्खे। इसके अलावा मुझे पहले से ही पता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। फिर इसे क्यों पढ़ रहे हो? एक अच्छी बुक हमेशा अच्छी ही होती है, चाहे कितनी बार भी पढ़ लूं। क्या सच में टाइगर यहाँ पर आएगा? वो आएगा, चिंता मत करो। अगर वो यहाँ आया तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आर्म डिटेक्टिव एजेंसी का मेंबर हूँ। तभी तोशी किसी चीज की आवाज सुनता है और ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शांत हो जाओ तोशी-कुन, टाइगर कभी भी इस जगह पर दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक या 2 लोगों को निकालने का कोई फायदा नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे कम थे। और अपने सिर्फ एक बच्चे को क्यों निकालेगा? ये कोई खेती करने की जगह नहीं है। खाने के लिए 1 या 2 मन को कम करने से शायद ही उन्हें उनसे फर्क पड़ेगा। ये मुश्किल लगता है और अपने एज के आधे बच्चों को दूसरी जगह पर रखना। तुम इस शहर में 2 हफ्ते पहले आए थे और वो टाइगर भी यहाँ 2 हफ्ते पहले देखा गया था। 4 दिन पहले तुम तुसरूमी में थे, तो टाइगर भी वहाँ पर 4 दिन पहले देखा गया था। याद करो कि कोनिकीदा कुन ने क्या कहा था। आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी में सुपर नेचुरल पावर्स वाले लोग शामिल हैं। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सुपर पावर भरी हुई है। कुछ अपनी पावर्स का इस्तेमाल सफल होने के लिए करते हैं, जबकि बाकी के लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते और बर्बाद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ऑर्फन एज के लोगों को पता था कि टाइगर कौन है, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया। तुम ही हो जिसे इसके बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे पास सुपर पावर है। तुम्हारे पास चांद की रोशनी में एक बीच में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है। और फिर ये डिजाइन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये डिजाइन पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन डिजाइन इनसे बहुत आसानी से बच जाता है। और अब डिजाइन के लिए कहीं जाने की जगह नहीं होती। तब ये टाइगर फिर से इस पर हमला कर देता है और फिर डिजाइन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है नो लॉन्गर ह्यूमन। मेरी पावर है कि मैं किसी की भी पावर को मिटा सकता हूँ सिर्फ छू कर। तोशी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चल हट। ओ कोनिकीदा कुन, तुम लेट हो। मैंने व्हाइट टाइगर को पकड़ लिया है। इसकी पावर टाइगर में ट्रांसफॉर्म होने की है। ये जरा पढ़ के बताना कि ये क्या लिखा क्या है। एक टाइगर रात में गोदाम पर दिखाई देगा, इसलिए तुम रात में आ जाना ताकि वो भाग ना सके। ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया नोट है। तुमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं लिखी, अगली बार मुझे बता देना। तुम्हारे कारण ही मुझे इन सबको यहाँ लाना पड़ा। ये है असुनो अकीको और इसकी एबिलिटी है थाओ शार्ड नॉट डाई। कुछ नहीं हुआ, ये बोरिंग है। ये है एडुगावा रैंपो और इसकी एबिलिटी है अल्ट्रा डेडिकेशन। तुम बहुत दूर से आए हो डिजाइन, क्यों ना एक साथ घर चलते हुए बातें करें। और ये है मियाजावा केंजी और इसकी एबिलिटी है बी नॉट डिफीटेड बाय द रेन। लेकिन हम इसके साथ क्या करें, इसको तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यह है कोनिकीदा डोपो, इसकी एबिलिटी है डोपो पॉइंट। तुमने क्या सोचा है डिजाई? वार्ड ने इसे एक बड़ा खतरा माना है। यह है डिजाई असामो, इसकी एबिलिटी है नो लॉन्गर ह्यूमन। मैंने पहले ही सोच लिया है, हम इसे शामिल करेंगे। क्या तुम पागल हो डिजाई? तुम पक्का पागल हो। तुम्हें यह तय करने का अधिकार किसने दिया? तभी इसे होश आ जाता है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम ट्रांसफॉर्म हुए थे? तुम्हारा हाथ अभी भी वैसा ही है। यह है नाकाजिमा अतोशी, इसकी एबिलिटी है बीस्ट बीनथ द मूनलाइट। अबे ये क्या चीज है? हट हट हट, ये क्या बकवास है? नाकाजिमा अतोशी, अब तुम हमें से एक हो। इस दिन से और इस वक्त से तुम आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के मेंबर हो। ये सुनकर इसका रिएक्शन ये होता है। ये सोकर उठता है तो एक कमरे में होता है। तभी डिजाई की कॉल आती है। ये मोबाइल ढूंढकर इस कॉल को उठाता है। गुड मॉर्निंग, आज एक और अच्छा दिन है। तुम्हारा कमरा कैसा है? एकदम बढ़िया, शुक्रिया। बाहर सोने के मुकाबले ये तो एक जन्नत जैसा है। तुम्हारे पिलो के पास पड़े कपड़े एजेंसी के सभी लोगों की तरफ से एक तोहफा है। वैसे तुशी को ऐसे कॉल करने के लिए माफ करना, लेकिन एक इमरजेंसी आ चुकी है। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी बताई गई जगह पर फौरन आ जाओ। ये एक मुसीबत है, सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। क्या तुम तैयार
तैयार हो तोशिकुन, पहले जब तुम रूम के बाहर आओगे तो दरवाजे को लॉक करना मत भूलना। पीछे पीछे तो देखो। ये फौरन भागते हुए इसके पास आता है। ये सब किस लिए है? तुम्हें क्या लगता है शायद मैं तुम्हें सुबह सुबह परेशान कर रहा हूँ? क्या ये एक दुश्मन का हमला है? क्या तुम जाल में फंस गए हो? मैं खुद फंसा। वेल देखो, मैंने सुना है कि तेल के ड्रम में फंसकर हम सुसाइड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई करने का सोचा, पर अब जब मैं फंस गया हूँ तो मैं मरने की बजाय तड़प रहा हूँ। कहना तो नहीं चाहता, पर मैं अब इतना फंस चुका हूँ कि खुद बाहर नहीं निकल सकता। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा है, पर ये सुसाइड करने का ही एक तरीका है, पर अगर तुम इसी तरह रहोगे तो खुद को मार पाओगे, है ना? मुझे सुसाइड करना पसंद है, पर मुझे तड़पना पसंद नहीं। अतोशी धक्का देकर इस ड्रम को नीचे गिरा देता है और डिजाई बाहर आ जाता है। कितना दर्दनाक था। ये तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर अतोशिकुन। अगर तुम नहीं आते तो मेरे 2 टुकड़े हो जाते। तुमने दूसरे लोगों से मदद नहीं मांगी? मैंने किया था। मैंने उनसे कहा कि मैं मरने के कगार पर हूँ, पर सब लोग उल्टा मुझे बधाई दे रहे थे। हर कोई जिसे सुपर नेचुरल पावर का तोहफा मिला है उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत होता है। आर्म डिटेक्टिव एजेंसी उन लोगों से लड़ती है जिनके सामने पुलिस नहीं टिक पाती। अतोशी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इस एजेंसी को ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा। मेरे पास जॉब के लिए एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दिलवा सकता हूँ। डिजाई इसको इस जॉब के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार मैं डिजाई जो हूँ, अकेले जिस पर एजेंसी भरोसा करती है। तो तुम यहाँ हो डिजाई, फिजूल खर्ची के बदमाश। एजेंसी सिर्फ तुम पर भरोसा करती है, तुम सिर्फ अकेले हो जिसे लोग शाप देते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। क्या मेरे बारे में किसी ने शिकायत की है? अगस्त में कल आपका एम्प्लॉय एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया है। क्या आप उसे वापस ले जा सकते हो? सितंबर में कल किसी सनकी ने अपने आप को मेरे खेत में दफना दिया है। क्या वो आप में से एक है? उसी मंथ में एक और कॉल, अपना बिल भर दो। ओके, पूरे 6 महीने का। ये नामुमकिन है। किसे पता था कि तुम दूसरे लोगों की नकल करने में इतने अच्छे हो? कोनेकिदा कुन, कमीने, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। इससे जॉब का आइडिया लेकर गलती कर दी मैंने। ये एक इमरजेंसी है, किसी बॉम्बर ने हमारे ऑफिस में किसी को बंदी बना लिया है। ये सब लोग इस ऑफिस में आ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम उस धमाके की फोर्स को कहीं और ले जा सकते हैं अगर हमें बम को ढकने के लिए कुछ मिल जाए तो। ये दोनों रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं और डिजाइन जीत जाता है। कोनेकिदा इससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन ये बॉम्बर इसको पहचानता है कि ये कौन है। अपनी भद्दी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। जाओ उस डेस्क पर खड़े हो जाओ। एजेंसी की आपसी दुश्मनी की वजह से उसने सभी मेंबर्स के नाम और चेहरे की रिसर्च की है। डिजाई तोशी को न्यूज़पेपर देकर इस बॉम्बर का ध्यान भटकाने के लिए भेज देता है। तुम इस सबसे क्या हासिल करोगे? शर्त लगा लो कि इससे तुम्हारे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। तू कौन है बे? बवासीर के मरीज। मैं एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय हूँ जो बस यहाँ से गुजर रहा था। चाहे तुम इनसे कितनी ही नफरत क्यों ना करो, तुम्हें किसी को बंदी बनाना या बम लगाना नहीं चाहिए। मुझे यकीन है जीने के लिए और भी वजह होंगी। जीने की वजह? क्या बकरा है बे? चावल के ऊपर चाय। तुम बहुत सारे चावल खा सकते हो। तुम रात को एक छत के नीचे सो सकते हो। जब रात को तुम सोओगे तो नए दिन के लिए उठ पाओगे। हर दिन तुम एक नया दिन देख पाओगे, पर अगर तुम इसे उड़ाओगे तो ना ही तुम या मैं नए दिन को देख पाएंगे। ओह चल निकल, बाप को मस्का। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। अगर तुम मर जाओगे तो तुम सच में मर जाओगे। मुझे यकीन है तुम्हें कभी ऐसा लगा होगा कि काश तुम सच में मर गए होते, पर ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कभी नहीं करते, चाहे हालात कैसे भी हों। मेरी ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त है। ऊपर से मुझे ऑर्फनेज से भी लात मार कर निकाल दिया गया है और फ्यूचर की भी कोई उम्मीद नहीं थी और मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जी रहा हूँ बिना गुस्सा किए। तुम एक बेकार इंसान की नकल बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो क्या तुम उस बॉम्ब को फेंक दोगे? हम मिलकर काम ढूंढ सकते हैं। तभी कोनेकिदा कुन अपनी एबिलिटी डोपोपोइड का इस्तेमाल करके एक गन बनाता है और इसे रिमोट छीन लेता है और इसे पकड़कर जमीन पर देकर मारता है और इसे दबोच लेता है। एक गया, ठीक है, सभी लोगों ने अच्छा काम किया। तुमने कहा एक गया, अब इसकी प्रोटेक्शन करो। तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, काम करना नहीं। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तुम मुझसे हार गए थे रॉक पेपर सीजर में। कोनेकिदा कुन, तो अंत भला तो सब भला, है ना? मैंने सुना है कि अगर तुम बहुत टेंशन लोगे तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और तुम बहुत जल्द बूढ़े हो जाओगे। क्या ये सच है? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। अगर बहुत ज्यादा टेंशन लोगे तो बूढ़े हो जाओगे। मैं तो मजाक कर रहा था। साले मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। तभी ये बॉम्बर कोनेकिदा कुन से रिमोट छीन लेता है और बटन दबा देता है। 30 सेकंड का टाइमर चलता है। कोनेकिदा इसे रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन ये बॉम्बर इसे रोक देता है। अतोशी इस लड़की को दूर फेंकता है और खुद बॉम्ब के ऊपर आ जाता है और 30 सेकंड होते ही बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। मुझे पता था ये बेवकूफ है, लेकिन इतना होगा ये नहीं पता था। इसके अंदर एक सुसाइड करने वाले कीड़े की काबिलियत है। ओ यार, क्या तुम ठीक हो? तुम एक दुश्मन के तौर पर भी काफी अच्छे लग रहे थे। इस लड़के का नाम है तानिजाकी जोनिचिरो। इसकी एबिलिटी है लेट्स नो और यह है इसकी छोटी बहन तानाजाकी नाओमी। वो पार्ट टाइम वर्कर भी सबके साथ मिली हुई थी। इसका नाम है फोकुजावा योकची और ये आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी का प्रेसिडेंट है और इसकी एबिलिटी है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। डिजाइन ने कहा था एक बहादुर नौजवान मिला है, मैंने उसे तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट करने के लिए कहा था। प्रेसिडेंट, अगर दुनिया का सबसे काबिल तारीफ इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आप उसे काम देंगे?
प्रेसिडेंट इसे डिजाई पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम मना कर रहे हो तो फिर भी तुम पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैं तुम्हारी चिंता ही कर सकूंगा, मदद नहीं। तुम्हें कंपनी के कमरे को छोड़ना होगा। तुम में कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है, ना ही जिन्हें तुम जानते हो। इससे जॉब ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से तुम एक वांटेड टाइगर भी हो। अगर किसी को पता चल गया तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो तुम्हें जॉब से निकाल दे, और सबसे बुरा ये होगा कि वो तुम्हें पकड़ कर मार दे। लेकिन अगर तुम कंपनी के साथ होते तो कहानी कुछ अलग होती। ये लड़की इस बंदे से कहती है वो आवारा टाइगर हमें मिल गया है। इस बंदे के अंदर से बहुत ही खतरनाक डार्क एनर्जी निकलती है। क्या तुम अपने इन नाजुक और सुंदर हाथों से मेरा गला घोटोगी? तुम एजेंसी का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। मैं मेरे इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। एजेंसी में शामिल होने से पहले तुम दोनों क्या करते थे? ओह, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अंदाजा लगाओ, हम अक्सर ये गेम खेलते हैं। एजेंसी में जो नए आते हैं अपने सीनियर ज्वाइन होने से पहले क्या काम करते थे इसका अंदाजा लगाते हैं। खैर, ये उनके डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। अतोशी इन दोनों के बारे में सही अंदाजा लगाता है। ये दोनों स्टूडेंट होते हैं, एक वर्कर, एक ऑफिशियल। करीब हो वो एक टीचर था, एक मैथ टीचर। यहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, समझते नहीं? प्रिय डिजाइन के बारे में अंदाजा लगाता है, लेकिन इसके मन में कुछ भी नहीं आ रहा होता। वो पहले क्या काम करता था, वो इस एजेंसी के 7 राजों में से एक है। इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया है, इसलिए इसके ऊपर एक इनाम है। जो भी सबसे पहले बताएगा उसे मिलेंगे 7 लाख येन। अगर मैंने सही अंदाजा लगाया तो वो नाम मुझे मिलेगा ना। एक सुसाइड मैनिक, और जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अतोशी बहुत सारे अंदाजे लगाता है, लेकिन सब गलत होते हैं। तभी इसको कॉल आती है और इन्हें काम मिलता है, और क्लाइंट ऑफिस में ही होता है। और ये वो क्लाइंट है, इसे इन्वेस्टिगेटर चाहिए। सुंदर, तुम एक कमल के फूल की तरह खिली हुई सुंदर लड़की हो। क्या तुम मेरे साथ डबल सुसाइड करने में शामिल होना? कोनिकिता इसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है और फिर इसे कमरे में ले जाकर बहुत पीटता है। ये लड़की इन्हें एक ग्रुप के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कोनिकिता अतोशी से कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस आदमी से कभी मत उलझना। ये माफिया है, हालांकि हम उन्हें माफिया इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते। वो खतरनाक लोग हैं, वो पोर्ट को अपना राज्य समझते हैं, इसलिए उन्हें पोर्ट माफिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर के अंडरग्राउंड की दुनिया में वो सबसे खतरनाक गैंग है, और जो इस फोटो में है वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसे एजेंसी भी नहीं पकड़ सकती। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो भी गिफ्टेड है। ऐसा लगता है उसकी एबिलिटी दूसरों की जान लेने के लिए ही बनी है। पुलिस उसके सामने नहीं टिक सकती। मैं भी उसे लड़ना नहीं चाहता। इसका नाम है अक्तुगावा। मुझे जमीन पर पड़ा बैग मिला, लगता है इसका ऑनर खो गया है। लॉस्ट एंड फाउंड। तो अगर तुम इस फॉर्म को भरोगे, मैंने तुम्हें पहले देखा है। अच्छी बात है, तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये दोनों इस पर गन तान देते हैं, तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। फिर एक लड़की अंदर आती है और इनकी बॉडीज को देखती है, तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह है वेंटेड बंदा अकातुगावा रियोनेसुके, और इसकी एबिलिटी है राशुमोन, और डिजाइन डबल सुसाइड सॉन्ग सुन रहा होता है। ये इन तीनों को इस गली में ले आती है और कॉल करके अक्तुगावा को बुलाती है, और फिर इन पर गोलियों की बरसात कर देती है। नोमी अपने भाई को बचाने के लिए इन बुलेट्स के सामने आ जाती है और खुद घायल हो जाती है। तभी इसको भी मारने वाली होती है और ये गुस्से में आ जाता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इसकी एबिलिटी है लाइट स्नो। तभी वहाँ स्नो गिरने लगती है। ये फिर से इस पर बुलेट फायर कर देती है, लेकिन ये वहाँ नहीं होता, ये एक स्क्रीन होती है। ये हड़बड़ाकर चारों तरफ बुलेट फायर करना शुरू कर देती है। तभी ये इसके पीछे आता है और इसको गर्दन से पकड़कर इसे दबोच लेता है। तभी अक्तुगावा इसे पीछे से हमला करके मार देता है। मरने से डरो, मारने से डरो। जिनकी मरने की इच्छा होती है उनकी मारने की भी उतनी ही इच्छा होती है। अक्तुगावा इस पर राशुमोन से अटैक करता है जो इसके पास से गुजरता है। अक्तुगावा इसको जिंदा पकड़ना चाहता है। अतोशी सीधा अक्तुगावा की तरफ दौड़ता है। अक्तुगावा इस पर अटैक करता है, लेकिन अतोशी इससे बच जाता है। अतोशी सीधा गन पकड़कर इस पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन अक्तुगावा अपनी पावर से इन बुलेट्स को ब्लो कर देता है और इसे कुछ भी नहीं होता। वो मूव इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन अंत में ये एक बेवकूफ की आखिरी कोशिश थी। मैंने तुम्हें कहा था मेरा ब्लैक बीस्ट किसी में फर्क नहीं करता, ये किसी को भी तबाह कर सकता है। इसने उस जगह को घेर लिया जहाँ से गोलियां मुझ पर चलाई गई थी, ताकि वो मुझ तक ना पहुँच सके बिना किसी स्पेस के। ना ही भाले या आग की लपटें मेरे पास आ सकती हैं। ये अतोशी पर हमला करके इसकी एक टांग उड़ा देता है, जिससे इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये जोर जोर से चिल्लाता है। ओपन एज में जब ये रो रहा होता है तो इसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर चुप करा दिया जाता है। रोने का हक सिर्फ उन बच्चों का है जिनका ख्याल रखने के लिए उनके माँ बाप हों। मैं अपनी पूरी जिंदगी बस ठुकराया गया। तभी अतोशी व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अक्तुगावा पर हमला करना शुरू कर देता है। ये लड़की इस पर बुलेट्स की बरसात कर देती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। अतोशी इस पर अटैक करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी अक्तुगावा इस टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन ये एक स्क्रीन होती है। ये टाइगर इसके पीछे होता है। ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी डिजाइन के बीच आ जाता है और इनकी पावर्स को कैंसिल कर देता है। मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो ये सोचना बंद नहीं कर पा रहा कि एक औरत क्या कर सकती है, इसलिए मैंने चुपके से सुनने का फैसला किया। जब ये इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था तो इसने इसकी जेब में एक मैग डाल दिया था। तो शिकन उठ जा, मैं 3 लोगों को एक साथ उठाकर ले जाना नहीं चाहता। डिजाइन सा, अभी के लिए तो हम लौट जाते हैं।
लेकिन वो आवारा टाइगर किसी दिन पोर्ट माफिया का हिस्सा होगा। ब्लैक मार्केट में इसकी जरूरत है, इसकी कीमत है 7 बिलियन येन। हम किसी और दिन तुम्हारी एजेंसी में आएंगे। पोर्ट माफिया 7 बिलियन येन को पा के रहेगी। क्या तुम आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के खिलाफ जंग छेड़ रहे हो? आगे बढ़ो और कोशिश करो। तुम एक छोटे स्तर पर काम करने वाले ग्रुप हो और वही हम इस शहर के अंधेरे के अवतार हैं। हमारे कनेक्शन इस शहर के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ हैं। एक 10-12 लोगों की एजेंसी 3 दिनों में तुम्हारे ऑफिस के साथ जलकर खाक हो जाएगी। कोई भी हमारे खिलाफ जाकर बच नहीं पाया है। हाँ, मैं वो सब जानता हूँ। आखिरकार तुम इसके बारे में सबसे ज्यादा जानते होगे। आखिरकार तुम एक एक्सपोर्ट माफिया के मेंबर हो। तोशी को जब होश आता है तो ये कमरे में होता है। ये उन दोनों के बारे में पूछता है। शांत हो जाओ, इस वक्त डॉक्टर यसुना उसका इलाज कर रही है। काफी ज्यादा चोट लगी है तानाजाकी। क्या तुम्हें मुझसे इलाज करवाना इतना पसंद है? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। डॉक्टर यसुनो के चेहरे पर इवल स्माइल होती है और इसकी आवाजें इन्हें सुनाई देती है। मैंने सुना बच्चे, ब्लैक मार्केट में तुम्हारे ऊपर 7 बिलियन येन की बाउंटी है। तुम दुनिया में फेमस हो चुके हो, इसमें कोई शक नहीं कि पोर्ट माफिया तुम्हें पकड़ना चाहती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पोर्ट माफिया एजेंसी पर हमला कर सकती है, मैं ही क्यों? ये सच है कि पोर्ट माफिया में काफी खतरनाक लोग हैं, लेकिन शांत हो जाओ। गुस्से की वजह से सबसे बेहतरीन लोग भी मारे जाते हैं। ये मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था। वैसे बुक तुमने उल्टी पकड़ी है। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं चिल्ला नहीं रहा। मैं पोर्ट माफिया से डरने वाला नहीं हूँ। अगर वो सभी हमला कर दे तो मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। ऐसे एक प्रो की तरह काट दूंगा, उनके अंदर छुरा घुसेड़ कर काट दूंगा। इसका मतलब एजेंसी में सब लोग डरे हुए हैं मेरी वजह से। वो जरूर आएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है। सबसे खराब हालत हो सकती है। सोचो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो। वैसे बच्चे, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरा चश्मा देखा है? फिर हम पोर्ट माफिया के मेंबर्स को देखते हैं। ये बुढ़ा अपनी पावर से इस गेट को उड़ा देता है। काम के वक्त परेशान करने के लिए माफ करना, हम भी यहाँ काम के लिए आए हैं। हमारा काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। हमने अफवाह सुनी थी कि यहाँ कुछ लोग पोर्ट माफिया के माल को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। उनका ठिकाना शायद यहीं कहीं है। हम सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं। क्या मैं माल को देख सकता हूँ? तभी एक बंदा इस पर हमला कर देता है, लेकिन ये बुढ़ा अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस पर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। और फिर ये बुढ़ा इसके पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे मार देता है और सिगरेट निकाल कर मस्त एक कश मारता है और उनसे कहता है, मार दो इन सबको। इन सबको अपनी गोलियों से भून कर मार देते हैं। अगर काम ठीक से पूरा हो जाए तो स्मोकिंग करने में और भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तोशी इसे देखने के लिए यहाँ आता है। ये यही सोच रहा होता है, अगर वो एजेंसी पर हमला करेंगे तो सबको मार देंगे। तभी ओतोशी इस लड़की को कॉल करता है। मैंने जो बिजनेस कार्ड एजेंसी में छोड़ा था उसने वो देख लिया। मैं एजेंसी को छोड़ रहा हूँ और वहाँ से भाग जाऊंगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ऐसा है, तुम कह रहे हो कि हम एजेंसी से लड़ाई ना करें? फिर ये कॉल करके आती है, ब्लैक लिजर्ड को बुलाओ। और ओतोशी एजेंसी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इस लड़की की कॉल आती है और ये एजेंसी के सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देती है। अक्तुगावा इस लड़की के पास आता है, उस पर हमला करके इसे मारने वाला होता है कि तभी रुक जाता है और कहता है, नाकाम इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारी सोच को सलाम करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा रहने की एक वजह देता हूँ। आखिरकार मैंने जिंदा रहने के लिए एक वजह ढूंढ ही ली है। नहीं, अब तक जिंदा रहने की एक वजह। मैं अब तक इसलिए जिंदा हूँ ताकि तुम्हारे साथ डबल सुसाइड कर सकूँ। मुझे यकीन है मेरी बेलाडोना, जो करना है अकेले करो। एक डबल सुसाइड कभी अकेले नहीं किया जा सकता। वैसे डिजाइन, क्या तुम्हारे पास कोई ढंग की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये क्यों पूछ रही हो बेलाडोना? खैर, क्योंकि तुमने बहुत सारा उधार लिया है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं एक दिलवा सकती हूँ। ओह, तुम्हारे चक्काचौंध से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सब माफिया वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हालांकि तुम लोग एक डिटेक्टिव एजेंसी हो, पर हम अपॉइंटमेंट देना भूल गए और हमने दरवाजा भी खटखटाया नहीं। खैर, उम्मीद है कि तुम इन गलतियों को नजरअंदाज कर दोगे और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और ये सब लोग इन पर हमला कर देते हैं। ओतोशी गोलियों की आवाज सुनकर भागते हुए वहाँ जाता है। ये जब यहाँ पहुँचता है तो इन्होंने सबको पेल दिया होता है। इसलिए मुझे रेड पसंद नहीं। ये लोग सच में बहुत नुकसान करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ऑफिस ठीक करने में और सामान बदलने में कितना खर्चा आएगा? एक रेड के लिए मशीन गन्स का इस्तेमाल करना हद से ज्यादा था। इस बार पड़ोस से माफी मांगना और उन्हें तोहफे देने का काम तुम्हारा है, कोनिकिदा कुन। तो यही था सबसे बुरा वक्त। तो ये वही पोर्ट माफिया के मिलिट्री स्क्वाड है जिन्हें स्पेशल ऑप्स के बराबर समझा जाता है। तो लो जी, हम इनका क्या करें? सालों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। ये इन सबको उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। एजेंसी तो पोर्ट माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है। सायोनारा, बार बार मत आना। तुम्हारा सफर अच्छा हो, अलविदा। ओतोशी रोने और हंसने दोनों लगता है।
ये सब लोग काम कर रहे होते हैं। रैम्पो इस लड़की से कहता है क्या तुम इस बोतल से मार्बल को निकाल सकती हो। ये लड़की इस बोतल को तोड़कर ये मार्बल निकाल कर इसे दे देती है। तुम रैम्पो सान हमारी मदद नहीं करने वाले? कौन कीदा कौन, मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। उस मर्डर केस में मदद करने के लिए? हाँ, इस शहर की पुलिस बिना मेरी मदद के एक अकेले क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकती। फिर भी मेरी अल्ट्रा डेडिकेशन एबिलिटी इस पूरे एजेंसी में बेस्ट है या पूरे देश में, इसमें कोई शक नहीं कि सभी लोग इस पर निर्भर हैं। हालांकि तुम सब अपने आप को डिटेक्टिव एजेंसी कहते हो, लेकिन तुम अकेले बंदर को भी नहीं पकड़ सकते। तुम अपने आप को डिटेक्टिव एजेंसी सिर्फ मेरी एबिलिटी अल्ट्रा डेडिकेशन की वजह से कह सकते हो। बच्चे यहाँ की सफाई छोड़ो और रैम्पो सान के साथ चले जाओ। बात ऐसी है कि मुझे ये पता नहीं है कि ट्रेन से सफर कैसे करते हैं। मैं सच में हैरान हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता। वो तो टिकट खरीदना भी नहीं जानता, ना ही दरवाजों को खोलना, और ये भी नहीं जानता कि प्लेटफॉर्म को कैसे ढूंढे। ये दोनों जगह पर पहुंच जाते हैं और इस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं। इन्हें जो पता होता है ये सब इसे बताते हैं। तभी जाल में कोई फंस जाता है। इसमें एक आदमी फंसता है और ये सब लोग इसे देखने आते हैं और ये होता है अपना डजाई। यो अतोशिकुन, कैसे हो? एक और सुसाइड कोशिश? क्या मैं अकेले सुसाइड करूंगा? ये ट्रेंड पुराना हो चुका है अतोशिकुन। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे मरना ही है तो मुझे एक खूबसूरत औरत के साथ मरना चाहिए। एक डबल सुसाइड, सोचो तो कितना प्यारा होगा। दोनों को कंपेयर करे तो इस दुनिया को अकेले अलविदा कहना अच्छा नहीं होगा। तो इस वक्त मैं एक ऐसी औरत को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ मरे। तो फिर ये सब क्या था? मैं तो बस नदी में तैर रहा था। वैसे अतोशिकुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। ये तो काफी दुखद घटना है कि एक जवान और खूबसूरत औरत की जान चली गई। इस दुख से मेरा दिल कुचला जा रहा है। वो मेरे साथ डबल सुसाइड कर सकती थी। अब ये बंदा कौन है? ये हमारे साथ एजेंसी में काम करता है। ये ऐसा ही है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, एक बेहतरीन और काबिल डिटेक्टिव तुम्हारा बदला लेगा। ये इसे काम नहीं दे रहा होता कि हमारे लोग तुमसे बेहतर हैं, तो ये इस केस को इस पुलिस वाले को दे देता है कि 60 सेकंड में इस केस को सोल्व करना है। ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि इस केस को 1 मिनट में कैसे सोल्व करेगा, और ये कहता है कि इसको मारने का तरीका बिल्कुल माफिया जैसा है। और जिन माफिया मेंबर्स पर ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन्होंने गलत पोर्ट माफिया के बदले लेने का तरीका अपने आप में ही बहुत खास है, बिल्कुल किसी गवर्नमेंट आईडी की तरह। पहले तो वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, फिर उनके सर के पीछे लात मारते हैं जिससे उनका जबड़ा टूट जाता है। जैसे ही उनका शिकार तड़प रहा होता है वो उसे पलट देते हैं और उसकी छाती में 3 गोलियां दाग देते हैं। तो ये खून माफिया की तरह किया गया है लेकिन उसके जैसा नहीं है। तभी रैम्पो इसे डरा देता है और उसे कहता है तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें सालों लगेंगे। चुप हो जाओ, अपनी काबिलियत के बारे में बहुत बोल रहे हो। शायद तुमने बहुत ज्यादा फिक्शनल किताबें पढ़ ली हैं। केस को गहरी जांच से सुलझाया जाता है उन लोगों से इंटरव्यू लेकर जिन पर शक हो, और वारदात की जगह की जांच करो। तुम्हें कब समझ आएगा, महान डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरी एबिलिटी अल्ट्रा डेडिकेशन झट से हथियारे का पता लगा लेगी, और ये भी कि खून कैसे और कहाँ हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि हथियारे से गुनाह कैसे कबूल करवाया जाए, और ये भी कि सबूत कहाँ है। आखिरकार मैं गिफ्टेड हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ इस वजह से मुझे गिफ्टेड लोगों के बारे में जानकारी है। अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है तो मेरे और मेरे साथियों के पास अभी तक नौकरी क्यों है? सही कहा, तुम आखिरकार समझ गए। शांत हो जाओ, रैम्पो सान हमेशा से ऐसा ही है। आखिरकार ये मेरा मोटो है, अगर मेरे लिए वो ठीक है तो सबके लिए भी ठीक ही है। रैम्पो अपनी अल्ट्रा डेडिकेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे पता चल जाता है कि खूनी कौन है। खूनी ये पुलिस वाला होता है और इसे अपनी बंदूक दिखाने को कहता है। ये पुलिस वाला अपनी बंदूक को निकालकर इसे मारने ही वाला होता है कि तभी डिजाई तोशी को धक्का देकर इसके ऊपर फेंक देता है और तोशी से पकड़ लेता है। ये खून कल पुराने शिपयार्ड में हुआ है, यहाँ से 140 मीटर आगे। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें तुम्हारे और उसके पैरों के निशान मिलेंगे। इसके अलावा खून के वो निशान भी जिन्हें तुम साफ नहीं कर पाए। ये इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और ये कहता है मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। वो किसी पॉलिटिशियन के पीछे थी, किसी करप्शन के केस में। उन्हें नहीं पता था कि उसे डाइट मेंबर के जुर्म के सबूत सच में मिल चुके हैं, लेकिन डाइट मेंबर इतना होशियार नहीं था और उसने पुलिस के अंदर एक जासूस रखने की कोशिश की ताकि वो उस सबूत को मिटा सके। और वो जासूस तुम थे, है ना? मैं हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। 3 बार एग्जाम में फेल होने के बाद मैं उदास हो गया। तभी मेरे पास एक आदमी आया और उसने पूछा क्या मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डाइट मेंबर की मदद से पुलिस में शामिल होने के बदले में उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था। ये उसे अकेला बुलाकर इससे सबूत मांगने की कोशिश करता है। ये खुद को मारने की धमकी देता है। तभी ये लड़की से गन छीनने के लिए आगे आती है और गोली से लग जाती है। ये इसे अपने आखिरी वर्ड्स कहती है और मर जाती है। फिर उसने डाइट मेंबर को कॉल किया और उसने इसे माफिया का तरीका बताया। इसे 2 गोलियां और मारकर नदी में बहा देता है। रैम्पो उस लड़की के इसे आखिरी शब्द बताता है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, और ये बता देता है कोई सबूत मेरे डेस्क के ड्रॉर में है। ये रैम्पो से माफी मांगता है इसकी काबिलियत पर शक करने के लिए। तोशी रैम्पो सान की एबिलिटी की तारीफ करता है। रिजाई इसे बताता है कि वो गिफ्टेड नहीं है। रैम्पो सान काफी कीमती और एजेंसी में ऐसा अकेला है जो गिफ्टेड नहीं है। उसे खुद लगता है कि वो किसी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी असली A26 है। एजेंसी में सभी लोग रैम्पो सान की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अल्ट्रा डेडिकेशन कोई एबिलिटी नहीं है। जब रैम्पो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था तो डिजाइन इसके बालों को पकड़कर उसे कैंसिल कर दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अल्ट्रा डेडिकेशन कोई एबिलिटी नहीं है, आसान है। उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था। उसने इतने कम वक्त में खूनी का पता कैसे लगाया? क्या ये अंदाजा लगाने से मुमकिन है? ये तो मैं भी बता सकता हूँ। याद है कि सार्जेंट सुगीमोटो ने क्या कहा था? सिर्फ उसके लिए 2 गोलियां और चलाना। अगर कोई भी लाश पर 3 गोलियों के निशान पाता है तो वो समझेंगे कि तीनों गोलियां एक ही वक्त पर चलाई गई हैं। उसे पता था कि शिकार पहली गोली से ही मर गया है,
है, लेकिन उसे ऑटोप्सी से पहले कैसे पता चला? पर उसे ये भी पता था कि खून किस वक्त हुआ था। ये इसलिए क्योंकि बॉडी अभी भी अच्छी कंडीशन में थी, तो ज्यादा से ज्यादा वो नदी में एक दिन के लिए रही होगी और शिकार ने मेकअप भी नहीं लगाया था। एक डिटेक्टिव जो काफी लंबे समय से काम कर रहा हो, वो भी इतनी रात को, वो सिर्फ एक वीकेंड पर हो सकता है अगर मर्डर सुबह सुबह हुआ होगा। और उसे क्राइम सीन के बारे में कैसे पता चला, और ये भी कि उसे बंदूक से धमकाया गया था, वो तो मुझे भी नहीं पता। रैम्पो शाह ने शायद मुझसे भी गहरी जांच की होगी। सही कहा, उसने उसके आखिरी वर्ड्स भी गैस कर लिए। उनकी घड़ी एक ही मॉडल की थी, वो दोनों डेट कर रहे थे। उसने बहुत सारे केस सुलझाए हैं और वो किसी में भी गलत नहीं हुआ। वो काफी महान इंसान है। अरे यार, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एजेंसी का रास्ता नहीं मिल रहा। उनकी तो ऑफिस में आता है और तोशी से कहता है ये अजीब हरकतें कर रहा है। मैं जानता था सुसाइड करने की कंप्लीट गाइड किताब एक मास्टरपीस है। कौन जानता था कि मुझे सिर्फ पास के पहाड़ों के मशरूम की जरूरत है ताकि मैं इतने मजेदार तरीके से मरूं। अच्छा, तो इसने वो जहरीले मशरूम खाए हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, रैम्बो पिलबग। कोनी की दकुन, तुम्हें भी हेवन में आना चाहिए, ये जगह मजेदार है। यहाँ रैम्बो पिलबग भी है, तुम जितना चाहे उतना पी सकते हो, जितना चाहे तुम उतना खा सकते हो, और तुम उन सभी खूबसूरत हसीनाओं को भी देख। तभी कोनिकिदा-कुन इसे उठाकर पटक देता है। क्यों दो अलग तरह के लोग एक टीम में हैं? कोनिकिदा-सान, आज प्रेसिडेंट तुम्हारा केस देखेंगे। ये केस कई सारे लोगों के योकोहामा से गायब होने के बारे में है। योकोहामा में आने वाले विजिटर्स एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। एक अनजान आदमी ने बताया है कि उन लोगों को किडनैप करके एक जगह पर कैद करके रखा गया है। ये यहाँ पर ये पता लगाने के लिए आए हैं कि वो खबर कहाँ से आई है। कैसा चल रहा है खबरी? हे डबल बैंड्री, क्या तुम फिर से अपने किताब के गुलाम बने हुए हो? ये मत भूलना कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, जबकि तुम खुद एक हैकर हो। अगर तुम्हें अरेस्ट किया जाता है तो तुम्हारा बाप कब्र में तड़पेगा। तुम लेट आए हो, क्या तुम एक डेट पर थे? डेट एक चुनी हुई औरत के साथ होनी चाहिए और 6 साल बाद उससे शादी, ये मेरी किताब में लिखा है। क्या तुमने अपनी वाइफ को ढूंढ लिया है? 4 सालों में ढूंढ लूंगा। क्या वो एक नया बंदा है? मैं हूँ नाकाजिमा तोशी, मैं हूँ तगाउची रकोजू, मैं एक खबरी हूँ। अगर दाम सही मिले तो मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। क्या तुम्हें पता चला कि वो आदमी कौन था? अजूर मैसेंजर, उनके सर्वर में कुछ डेटा बचा था और शायद उनके किडनैप लोगों के पिक्स भी। लेकिन वो बंदा एक दुश्मन नहीं है ना? उसने तुम्हें बताया है कि वो कहाँ पर कैद है। ये एक टैक्सी को बुलाते हैं, ये ड्राइवर इनका ही एक खबरी है। ये पहले एक्टर था और फिर ये इस पुराने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ये मदद की आवाज सुनकर फौरन यहाँ आते हैं और इस लड़की को देखते हैं। कोनिकिदा फौरन इस लड़की को बचा लेता है और ये लड़की है ससाकी नोबुको और ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ से गैस निकलने लगती है और ये सभी लोग मर जाते हैं। और न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ होता है कि किडनैप किए गए सारे लोग मिल गए हैं, लेकिन डिटेक्टिव एजेंसी के द्वारा किए गए इंडिपेंडेंट रेड में वो मारे गए। दुश्मन का असली मकसद शायद इन्हें फंसाना था। ये ससाकी के पास आते हैं और ससाकी इन्हें थैंक्स कहती है। कल रात तुम कहाँ थी? मेरे घर पर। ये डिजाई-सामा का मुझ पर एहसान रहा। क्या डिटेक्टिव्स को ऐसा करने की इजाजत है? एनिमा की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाती है, इसी वजह से वो स्टेशन पर भी बेहोश हो गई थी। तो तुम्हारा टाइप क्या है? मुझे सभी औरतें पसंद है, लेकिन ससाकी-सान को देखकर लगता है कि अगर मैं उससे मेरे साथ सुसाइड करने के लिए कहूंगा तो वो मना नहीं करेगी। पर तुम्हारा क्या कोनिकिदा-कुन? वो सिर्फ इस केस की विक्टिम और एक विटनेस है। खैर, तुम तो ऐसा ही कहोगे। अतोशी-कुन, क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे? ये तो बहुत है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं, मैं तुम्हारी अदरवासी औरत के बारे में समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक औरत में इतने सारे गुण होंगे। ये छोड़ो, भी किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? हाँ, इस अखबार की फोटो में तुम काफी अच्छे लग रहे हो। क्या तुम्हें मार खानी है? इसमें एक बात सही नहीं है। अगर तुम न्यूज में आने ही वाले थे तो तुम्हें और थोड़े सेक्सी ग्लासेस पहनने चाहिए थे। ये काफी आम दिख रहे हैं। मेरे जैसा बंदा ही सिर्फ इन्हें पहनकर हीरो लग सकता है। तुम्हें क्या लगता है अतोशी-कुन, मैं दिख रहा हूँ ना एक असली हीरो? चलो चले, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। किडनैपर ये ड्राइवर होता है। ये पैसेंजर्स को उछलाने वाली गैस से बेहोश कर रहा था। कार्गो वो उन्हें बेच सकता है। अंडरग्राउंड्स में ऑर्गन्स के लिए भी एक ब्लैक मार्केट है। एक्सचेंज रेट की वजह से मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम अकेले ये सब करोगे तो तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। काफी बुरा हुआ। एक मिनट रुको, अगर किडनैप करने के लिए मैंने टैक्सी का इस्तेमाल किया है तो जो पुलिस शिकार की आखिरी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी तो वो मुझे पकड़ लेती। नहीं, किसी ने भी टैक्सी पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग किडनैपिंग के अगले दिन गायब हो जाते थे। जब शिकार टैक्सी पर चढ़ते तो तुम उन्हें बेहोश कर देते और उन्हें कैद करके उनके सामान और कपड़े ले लेते। इसलिए हॉस्पिटल में सभी लोग अंडरवेयर में थे। उसके बाद तुम उनके कपड़े पहनकर उनका रूप ले लेते थे और उन हॉस्टल में चेक इन करते जहाँ रिजर्वेशन की हुई थी, और इसलिए खुद को कैमरा के सामने दिखा रहे थे। सभी लोग तुम्हारी हाइट के थे, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो तुम्हारी तरह दिखते हो। उनमें से कई ने हैट्स और ग्लासेस पहने थे, क्योंकि इससे पहचानने में मुश्किल होती। तुम अपने शिकार के जैसे देखकर पुलिस को आसानी से
गुमराह कर देते थे। इससे पहले कि शिकार की आखिरी लोकेशन पता चले, शिकार पहले ही किडनैप हो चुका होगा। ससाकी को किडनैप करना और भी आसान था, है ना। जब वो स्टेशन पर बेहोश हुई तो किसी ने उसके कैब के पैसे भरे। स्टेशन पर एम्बुलेंस से ज्यादा कैब को बुलाना तेज है। चलो एक डील करते हैं, अगर तुम्हें मेरी कंडीशन मंजूर है तो मैं सरेंडर कर दूंगा। मुझे आर्मी डिटेक्टिव एजेंसी में सुरक्षा चाहिए। मुझे 72 घंटों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, जब तक के प्रोटेक्शन सवाल जवाब खत्म नहीं करती और मेरी गवाही नहीं ले लेती। मुझे कहां पर लगाया गया था? मुझे एक नए ऑर्गन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भरोसा दिलाया था कि एक बढ़िया डील है और मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी तो इसके पीछे एक ग्रुप है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं नहीं जानता, मैं उनसे हमेशा सेंट्रल हार्बर बिल्डिंग में मिलता हूँ। वैसे तुम्हें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? शायद मैंने ऐसे किसी को किडनैप किया है जो पोर्ट माफिया के साथ है। तभी कुछ लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और ये ड्राइवर वहां से भाग जाता है। कोनिकिता अपनी एबिलिटी डोपापोइट से एक फ्लैश ग्रेनेड बनाकर इनके सामने फोड़ देता है। तभी ये दोनों ड्राइवर के पीछे निकल जाते हैं। कोनिकिता इन पर गोलियां चला देता है, जिससे इनके हाथ से इनकी बंदूकें छूट जाती हैं। तभी इस टैक्सी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये ब्लास्ट हो जाती है। अक्तुगावा कोनिकिता पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन कोनिकिता इन सबसे बच जाता है और ये अक्तुगावा पर सीधी एक गोली चलाता है जो इसे छू कर निकल जाती है। अगर तुम सीधा शूट नहीं कर सकते फिर मुझे गोलियों के आसपास की जगह को नष्ट करने की जरूरत नहीं। मेरी हॉबीज में मर्डर शामिल नहीं है। एक बेकार के मुंह से बेकार वर्ड्स। ये गोली सीधा पानी के पाइप को लगी थी और वहां से पानी इसके ऊपर गिरने लगता है। फिर कोनिकिता अपनी एबिलिटी डोपापोइट से एक स्टन गन बनाता है और इसको ये पानी के ऊपर फेंक देता है, जिससे अक्तुगावा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन ये इसे बाहर आ जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और अक्तुगावा वहां से चला जाता है। ये इस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और मीटिंग वाले मिलने के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन वो पहले ही भाग चुके होते हैं और ये वही जगह है जहां अज़ूर किंग ने अपने आप को उड़ा दिया था। एक टेररिस्ट जिसने सारे नेशनल और कॉर्पोरेट फैसिलिटीज को तबाह कर दिया था। जब से मैंने अज़ूर मैसेंजर का नाम सुना है, मैं सोच रहा था कि वो अज़ूर किंग से तो नहीं जुड़ा। मैंने सुना था कि उसने खुद को डाल लिया था जब पुलिस ने उसे घेर लिया था। मैंने पता लगाया था कि ये उसकी छुपने की जगह है और मैंने पुलिस को खबर कर दी थी, लेकिन उस दिन मिलिट्री, होमलैंड सिक्योरिटी और पुलिस सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें कोई लीड नहीं कर रहा था। खबर मिलते ही सिर्फ 5 डिटेक्टिव समय रहते वहां पहुंच सके। अज़ूर किंग को पता चल गया था कि पुलिस वहां आ गई है, इसलिए उसने खुद को उड़ा दिया। इससे मुझे याद आया कोनिकिता कुन उन डिटेक्टिव में से एक रोकुजू के पापा थे, है ना। उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था। तभी अज़ूर मैसेंजर की तरफ से इन्हें एक काम मिलता है बम को डिफ्यूज करने का। ये सब लोग बम को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं। अगर ये बम को ब्लास्ट होने से नहीं रोक पाए तो इनकी बहुत बदनामी होगी और कोनिकिता इसे कॉल करके इसे अज़ूर मैसेंजर को ढूंढने का कहता है। बम की वजह से सब लोग घबराए हुए हैं। कोनिकिता सामा भी बेचैन लग रहे थे। कोनिकिता कुन हमेशा काम करता रहता है और रात को सोने से पहले वो 2 घंटे अपने नोट्स एडिट करता है। मैं तो ये 2 मिनट में नहीं कर पाऊंगा। शायद उसके दिमाग के अंदर चींटियां काम करती हैं। तुम एक इमरजेंसी मीटिंग को छोड़कर एक डेट पर कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है कोनिकिता कुन? नहीं, इसे देखकर ही लगता है कि इसका कोई लवर होगा। उन्होंने हाल ही में ब्रेकअप कर लिया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कोनिकिता कुन मौके पर चौका मार दो। सुनो डिजाई, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम सुबह की मीटिंग में नहीं थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। उस अज़ूर मैसेंजर का मकसद एजेंसी को मिट्टी में मिलाना है। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा ये सब सुनना ठीक रहेगा? ससाकी इस केस में शामिल है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजाई से पूछता है कि तुम्हें इस केस के बारे में क्या लगता है। लड़की कहती है इसके पीछे अज़ूर किंग खुद हो सकता है। बम से खुद को उड़ाना शायद एक दिखावा था। अज़ूर किंग एक आदर्शवादी दुनिया चाहता था। डिजाई कहता है कोनिकिता कुन ने उसे ढूंढा था, शायद इसलिए वो इसे बदला लेना चाहता है। खैर, जब तक कि वो मिल नहीं जाता तुम्हें संभल कर रहना होगा और हमें ससाकी-सान को कहीं और छुपाना होगा। तुम्हें क्या लगता है डिजाई, किसी औरत को पर्सनल सेफ्टी के नाम पर उसे अपने कमरे में रख सकते हो और दिन रात उसके साथ ऐसी घटिया चीजें करोगे? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब मैंने उसे पहली बार रहने दिया था तो मैं दूसरे कमरे में सोया था और इसके ऊपर एक उंगली भी नहीं डाली। वेल, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ और समझ रहे हो, लेकिन ये बात मुझे मजेदार लगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये दोनों पार्टनर क्यों हैं भाई। लगता है कोनिकिता कुन ससाकी-सान को बहुत चाहता है। वैसे ससाकी-सान तुम्हें किस तरह का हस्बैंड चाहिए? ऐसा इंसान ढूंढना बेवकूफी मानी जाएगी, पर मुझे लगता है कि जब कोई आदमी अपने दृश्यों पर पूरी तरह से यकीन करे और अपना सब कुछ उस पर लुटा दे तो काफी अद्भुत होगा। कोनिकिता कुन बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, आगे तुम दोनों संभाल लो। हे डिजाई, बकवास मत करो। कोनिकिता कुन तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, बस थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो ये एक होशियार आदमी है जो अपने अदृश्यों के लिए जीता है। हालांकि इसकी वजह से उसके उस आदर्शवादी ओरा को ढूंढना मुश्किल होगा। डिजाई कोनिकिता की किताब को इसे पढ़ने के लिए देता है और ये पढ़कर कहती है ये बहुत ज्यादा है। तभी रैम्बो-सान की इन्हें कॉल आती है और रैम्बो-सान इन्हें बताता है कि बम कहाँ है। ये बम के पास जा रहे होते हैं, तभी इन तीनों को कॉल आती है। मुझे रोकुजू से कॉल आया था, किसी ने एक ट्रांसमीटर और बाकी चीजों को एक पुराने पुलिस फैसिलिटी में मंगवाया है। रैम्बो-सान का भी यही कहना है। मुझे प्रेसिडेंट का कॉल आया था, उनसे मिलिट्री पुलिस ने यही कहा था कि ड्राइवर मर गया है। वो अचानक
अचानक अपने सेल में मर गया, पता नहीं कैसे, पर उसकी हथेली पर 00 लिखा गया था। ये जगह पर पहुंच जाते हैं, तब इनकी गाड़ी के सामने बम गिरने लगते हैं और ये लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। कोनिकिदा फ्लैश बैंग बनाकर इनके सामने फोड़ देता है। हम सही जगह पर हैं, तुम दोनों ऊपर जाकर ट्रांसमीटर को ढूंढो और स्टॉप सिग्नल भेजो। ये अलग अलग हो जाते हैं। तभी कोनिकिदा को एक झटका लगता है और उसके नीचे कुछ नंबर आ जाते हैं। इस बंदे की एबिलिटी है और कोनिकिदा के हाथ पर कुछ नंबर आ जाते हैं। ये दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं और इस सिग्नल को रोकने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं होती। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है। वो काफी हट्टा कट्टा आदमी है, मेरी एबिलिटी को टाला नहीं जा सकता। जिन लोगों पर मेरे नंबर हैं मैं उन्हें किसी भी जगह भेज सकता हूँ, अगर वो अर्थ के दूसरे पार भी होंगे फिर भी। और एक बार जब उनका नंबर 0 हो जाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये इस की को बाहर निकाल कर तोड़ देता है और उस तरफ ये बंदा इन दोनों को काफी गंदा पेल रहा होता है। कोनिकिदा एक गन बनाकर इस पर अटैक करता है, लेकिन ये इसे बच जाता है और उस पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है। डिजाई से खुद को छुड़वा कर वहां से कूद जाता है और ये दोनों एक दूसरे से अपनी जगह बदल लेते हैं। ये डिजाई पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन डिजाई से कैंसिल कर देता है। बदकिस्मती से तुम्हारी एबिलिटी और नहीं चलेगी और तुम्हारे पार्टनर को अपना काम छोड़कर एक बॉडीगार्ड बनना चाहिए। और ये इन दोनों को बहुत आसानी से पेल देते हैं। वजन में फर्क होने के बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पार्टनरशिप तो कमाल की है। कोनिकिदा अपनी डोपोपोइड एबिलिटी से एक ही बनाता है। मेरी एबिलिटी हर उस चीज को बना सकती है जिसे मैंने देखा हो और उस चीज के काम करने के तरीके को मैं समझता हूँ। ये सिग्नल को रोककर बम को बंद कर देते हैं, लेकिन उस चीज का साइज मेरी पॉकेट बुक जितना होना चाहिए। तो तुम्हारी नोटबुक सच में तुम्हारे अदृश्यों को हकीकत बनाती है। फिर कोनिकिदा उन लोगों की कब्र पर आता है जो इसकी वजह से मरे थे। फिर डिजाई कोनिकिदा को कॉल करके यहाँ बुलाता है और कहता है तुम्हारा इस पर क्या कहना है। उनके बेस में हमें योकोहामा पर की गई सर्वे की डिटेल मिली। हैरानी की बात है कि एजेंसी को पूरी तरह मिटाना उनके लिए सबसे जरूरी है ताकि वो योकोहामा पर कब्जा कर सके। उन्हें पोर्ट माफिया जरूरी नहीं लगा जो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उन्हें गलत जानकारी देकर उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। मैंने उस आदमी को एक ईमेल भेजा है जो मेरे हिसाब से इन सब के पीछे है। मैंने कहा था कि मेरे पास सबूत है कि इसके पीछे वही है। तभी रोकुजो वहां आ जाता है। इसने डिजाई के ईमेल हैक किए थे ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन है। तभी इसे गोली लगती है और ये मर जाता है। और वो अजूर मैसेंजर ये ससाकी होती है। अजूर किंग अपने दृश्यों पर जीता था और ये इसके अदृश्य पूरे करना चाहती है और ये चाहता था कि ऐसे क्रिमिनल्स को मारा जाए जिन्हें कानून सजा नहीं दे सकती, वो भी इलीगल तरीके से। ये घटना उसकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए थी। तुम्हारा प्लान काफी पचीता था। खुद एक भी जुर्म किए बिना तुमने एजेंसी को तबाह करने की कोशिश की और तुमने उन दोनों किडनैपर और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को मार दिया। पर खुद तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, ना ही कोई अदृश्य। तुम सिर्फ फीलिंग्स में बह रही हो। मैं इन सबसे थक चुकी हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मार सकते हो डिजाई सा? लेकिन डिजाई से नहीं मारता और अपनी बंदूक फेंक देता है। तभी रोकुजो ये गन पकड़ कर इसे मार देता है और कहता है अजूर किंग ने मेरे पापा को मारा है, काफी अच्छी मौत मिलेगी। और ये खुद भी मर जाता है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर कहाँ गलती हुई? किसी की भी गलती नहीं थी, ये होने वाला था। चुप हो जाओ, तुम उन्हें बचा सकते थे। क्या तुम ये कह रहे हो कि यही इंसाफ है? इंसाफ एक हथियार है, उससे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है पर वो किसी को बचा नहीं सकता। ससाकी सान को अजूर किंग के और तुम्हारे इंसाफ से मारा। कोनिकिदा कुन, जब तक कि तुम अपने दृश्यों पर कायम रहोगे तब तक वो आग जो अजूर किंग में थी तुम तक आकर सब कुछ तबाह कर देगी। फिर भी मैं इसे तब तक धकेलूंगा जब तक कि मैं इसके पार नहीं पहुंच जाता। मेरे दृश्यों को कम मत समझो। फिर हम इस लड़की को देखते हैं। ये इसे एक डॉल समझ रहे थे। ये कल से यहीं खड़ी थी। तभी ये वहां से चली जाती है और डिजाई को पकड़कर अपना फोन बाहर निकालती है और फिर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। डिजाई सा गायब हो गया है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो फिर किसी नदी में तैर रहा होगा या शायद जेल में होगा या शायद किसी से फ्लर्ट कर रहा हो। पर ये भी सच है कि पोर्ट माफिया उसे पकड़ना चाहती है। उसके खतरे को आंकने की एबिलिटी की वजह से काफी लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। सोच कर देखो, वो इतने सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स करके भी बिल्कुल फिट है। तभी तानाजाकी वहां जाता है और कहता है मैं इसकी जांच करूंगा। डॉक्टर यूसुनो के ट्रीटमेंट से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसने कितनी बार तुम्हारा इलाज किया? 4 बार। तो शिकुन, जब तक तुम एजेंसी में हो कभी भी घायल मत होना और जब खतरा आए तो भाग जाओ। तुम्हें किसी खतरे के आने का अंदाजा लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी से 10 सेकंड बाद। गुड मॉर्निंग तो शिकुन, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दत्त तेरी की, मैं सोच रही थी कि मैं किसी को अपने साथ शॉपिंग ट्रिप पे ले जाऊँ, पर शायद तुम फ्री हो। क्या? खतरे का पता लगाने से उसका मतलब ये था। शॉपिंग करते हुए ये इस लड़की से टकरा जाता है और एक दूसरे को देखते हैं। तभी तो शिकुन एक आदमी से टकरा कर गिर जाता है। ये इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी डॉक्टर यूसुनो बीच में आकर इसे माफी मांगती है। ये इस पर भी चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर यूसुनो इसका एक हाथ तोड़ देती है और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो यातोशी का पैर देखती है। अक्तुगावा से लड़ते वक्त इसका पैर कट गया था लेकिन उसका कोई निशान नहीं है। ये रीजनरेशन नहीं बल्कि रेस्टोरेशन लग रहा है। क्या मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है? मैं दुखी हूँ कि तुम्हारा इलाज नहीं कर सकी, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगी। माफिया सरप्राइज अटैक करने के लिए जाना जाता है तो रात को खुद का ध्यान रखा करो। टेस्टिंग टेस्टिंग, मैं हूँ आपका ट्रेन कंडक्टर। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। टॉपिक है धमाके के असर और उसके बाद होने वाली हलचल की जांच नॉन इंटीरियर ढांचे के जरिए। ये एक्सपेरिमेंट हमारे पैसेंजर्स पर किया जाएगा। भागने वाले भाग ले, बाकी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले।
बूम। शायद इससे 2-3 लोग मरे गए होंगे, पर अगले के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। हमने आगे और पीछे की कार्स में काफी सारे एक्सप्लोजिव लगाए हैं। तो तोशिगुन, अगर तुम खुद को सरेंडर नहीं करोगे तो बाकी के पैसेंजर्स भी स्वर्गवासी पहुंच जाएंगे। ये दोनों अलग अलग जाकर बम को ढूंढते हैं। डॉक्टर यूसुनो बग्गी का गेट खोलती है, तभी इसके सामने एक लेमन आता है जो फट जाता है। आपका तहे दिल से स्वागत है और उसी के साथ सबसे दुखद विदाई। लेकिन डॉक्टर यूसुनो फिर से खड़ी हो जाती है। ये पोर्ट माफिया का ऑपरेटिव काइजी मोटो जीरो है और इसकी एबिलिटी है लेमन बॉम्ब। और ओतोशी उसी लड़की से मिलता है और ये फोन पर बातें कर रही होती है। अपनी डीमन स्नो एबिलिटी का इस्तेमाल करके सबको मार दो जो तुम्हारे मिशन में आए। ये है पोर्ट माफिया असैसिन इजुमी क्योको और इसकी एबिलिटी है डीमन स्नो। ये तोशी पर हमला करती है और तोशी दूर जाकर गिरता है और इसकी बॉडी पर काफी सारे कर्स होते हैं। और फिर इस पर एक और हमला करती है जिससे तोशी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मेरा नाम क्योको है और मैंने पिछले 6 महीनों में 35 लोगों को मारा है। ये डॉक्टर यूसुनो के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और बाद में इसकी बॉडी देखने के लिए आता है। ये अभी जिंदा होती है और इसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देती है। इसकी एबिलिटी है थाउ शार्ड नोट डाई। ये सिर्फ घातक इंजरीज का ही इलाज कर सकती है। तुम्हें चोट लगी है ना बच्चे, तो क्या मैं तुम्हारा इलाज करूं? और ये इसे काट देती है, लेकिन तोशिगुन इसके हमले को ब्लो कर देता है। ये अपने टाइगर की पावर का इस्तेमाल करके इसके सारे हमलों से बच जाता है और उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। और ये क्योको को मारने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है और इससे पूछता है बॉम्ब कहाँ है। ये बॉम्ब इस पर लगा होता है, तभी डॉक्टर यूसुनो इसे बताती है उस बॉम्ब में एक रिमोट डेटोनेटर है। क्योंकि ये रिमोट इसे दे देती है और तोशी ये बटन दबा देता है, लेकिन बॉम्ब तब भी नहीं रुकता। क्योको तोशी को धक्का देकर इसे दूर फेंक देती है। मेरा नाम क्योको है, मैंने 35 लोगों को मारा है, अब मैं किसी और को नहीं मारना चाहती। क्योंकि इस ट्रेन से कूद जाती है और तोशी भी इसके पीछे कूद जाता है और इस बॉम्ब को निकाल कर फेंक देता है जो हवा में एक्सप्लोड हो जाता है। तोशी से बचा लेता है और इसके ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अक्तुगावा इसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये कॉल नहीं उठाती। चाहे प्यादा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में वो सिर्फ एक प्यादा होता है। पर तुम्हारा क्या, तुम एक प्यादे हो या एक मास्टर, या फिर तुम एक प्यादे हो जो अपने कुचले जाने का इंतजार कर रहा है। ये इसको एजेंसी में ले आता है। कोनिकिदा इससे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन ये कहती है अगर तुम मुझे बादाम टोफू खिलाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तोशी इसे बादाम टोफू खिलाता है और ये इतना खाती है कि बेचारा कंगाल हो जाता है और ये तो पहले से ही कंगाल था। कोनिकिदा कुन, मैं पैसे नहीं देने वाला। सर आप क्या खाना चाहते हैं? सिर्फ पानी देना प्लीज। क्योंकि ने बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे तो पोर्ट माफिया ने मुझे शामिल कर लिया। वो मेरी डीमन स्नो एबिलिटी चाहते थे। डीमन स्नो सिर्फ फोन से दिए गए ऑर्डर्स को ही फॉलो करती है। यही वो फोन होता है। कोनिकिदा कुन ने इसके अंदर से बैटरी निकाल दी है। अगर मैं उनके ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो वो मुझे मार देते। माफिया को छोड़ देती तो मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। और डीमन स्नो को जो कंट्रोल करता है उस बंदे का नाम है अक्तुगावा। ऐसा है, इमरजेंसी को रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। ओतोशी, इस लड़की को मिलिट्री पुलिस के पास दे दो, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे 35 लोगों को मारने के बाद मौत की सजा सुनाई जाएगी। और अगर वो पोर्ट माफिया के पास वापस चली भी जाती है तो उसे गद्दार कहकर मार दिया जाएगा। सुनो बच्चे, तुम्हारे नाव में सिर्फ एक ही की जगह है, पर अगर तुम किसी ऐसे को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम दोनों ही डूब जाओगे। अगर ये सच है तो डिजाई सान ने मेरी मदद क्यों की? अक्तुगावा डिजाई पर हमला करता है, लेकिन डिजाई अपनी एबिलिटी से इसे कैंसिल कर देता है। फिर अक्तुगावा से एक जोरदार पंच मारता है और डिजाई सिर्फ स्माइल करता है। जब हम वेट टागर को पकड़ लेंगे तो उसके बाद तुम्हें मारा जाएगा, और जैसे कि ये तुम कर पाओगे। मेरा नया साथी तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। अक्तुगावा गुस्से में आकर इसे एक और पंच मारता है। ओतोशी क्योको से डेट पर जाने के लिए पूछता है और यहाँ कर देती है। ये बहुत सारी जगह पर घूमते हैं, तभी अक्तुगावा ओतोशी पर हमला करके इसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया गया है। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो। ये इन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। तानाजाकी इन लोगों को बताता है कि तोशी को किडनैप कर लिया गया है। तभी प्रेसिडेंट वहां जाता है और उनसे कहता है सारे काम बंद कर दो और उसे ढूंढो। कोनिकिदा उसे 3 घंटों में मेरे पास वापस लेकर आओ। डिजाई के पास एक बंदा आता है और डिजाई से देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है। यह पोर्ट माफिया एग्जीक्यूटिव नाकारा चुयो और इसकी एबिलिटी है फॉर दी टेंडेड सोरो। तुम अभी वैसे ही हो। मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम इतने भद्दे हैट कहाँ से लाते हो, और तुम अब भी सुसाइड करने पर तुले हो गए है ना। तुम अपने स्टूडेंट अक्तुगावा को फंसा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा पुराना पार्टनर जो हूँ। तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? जैसा कि तुम देख सकते हो, पकड़े जाओ और मारे जाने का इंतजार करो। जिस डिजाई को मैं जानता हूँ वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। अगर तुम इतने बेवकूफ होते तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें परेशान करने। तब तुम मेरे साथ खिलौने की तरह खेलते थे। ये डिजाई पर अटैक करके इसे खोल देता है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। मेरे साथ लड़ो और मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान्स के साथ ही खत्म कर दूंगा। तो तुम किसी भी वक्त भाग सकते थे। तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे रोक पाओगे तो तुम सच में मजाक कर रहे हो। ये ट्रक का पीछा करके वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इनसे एक कदम आगे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट रैम्पो से कहता है अब तुम्हारी बारी है। क्या मुझे एक स्पेशल बोनस मिलेगा या एक प्रमोशन? आखिरकार मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। और ये मान जाता है। रैम्पो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कहता है वो यहाँ है। बोट 20 नॉट्स की रफ्तार पर खुले समुद्र की तरफ जा रही है। ये इसे कंट्री से बाहर ले जा रहे होते हैं। अगर तोशी को ये कंट्री से बाहर ले गए तो ये इसे छू भी नहीं सकते। प्रेसिडेंट कोनिकिदा को सबसे तेज रफ्तार बोट की चाबी देता है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। डिजाई इसके पेड़ में एक जोरदार पंच मारता है और फिर डिजाई के पेड़ में एक जोरदार लात मारकर इसे दूर फेंक देता है। उसने आखिरी सेकंड में मेरे हमले को रोका। वो मेरे हमलों का अंदाजा लगा
भगा रहा है और फिर ये डिजाई को 2 जोरदार मुक्के मारता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है। मरने से पहले ये बताओ तुमने खुद को क्यों पकड़वाया? मेन रीजन है अतोशी। मैं ये जानना चाहता था कि उस पर 7 बिलियन येन का इनाम किसने रखा था। कल माफिया के टॉप 5 एग्जीक्यूटिव्स के बीच मीटिंग है। नामुमकिन, वो एक जरूरी मीटिंग है जो 7 सालों में सिर्फ एक बार होती है। ये मेरे भेजे हुए एक लेटर की वजह से हो रहा है जिसे मैंने ऊपरी लोगों को भेजा है और मेरा अंदाजा है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले। और तो और तुम मुझे ये भी बताओगे कि उस टाइगर पर इतनी बड़ी कीमत किसने रखी। और जब तुम बाहर जाओगे तो एक अमीर लड़की की तरह बात करोगे। मेरा अंदाजा हमेशा सही होता है, तुम जानते हो। उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था अगर डिजाई मारा जाएगा तो तुम्हारे सभी राज खुल जाएंगे। अगर मैं मरा तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी राज खुल जाएंगे और पब्लिक प्रोसेक्टर के पास ये राज पहुंच जाएंगे तो पोर्ट माफिया के सभी एग्जीक्यूटिव्स को मौत की सजा सुनाई जाएगी। उस मीटिंग को रखने के लिए इतना काफी है। काउंसिल ये तय करेगी कि मुझे मारा जाएगा या नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे मारोगे तो तुम्हें गद्दार माना जाएगा। ये डिजाई को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। रुको, तो तुम्हारी दूसरी वजह मुझे नामुमकिन फैसला लेने पर मजबूर करना था। असल में तुम मुझे नीचा दिखाने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं तो इस लेवल का सरप्राइज तो बनता था। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा। वैसे तुमने ही मुझे आजाद किया है, अगर मैं भाग जाऊं तो सभी लोग तुम पर ही शक करेंगे। अगर तुम वैसा करो जैसे मैं कहता हूं तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि एजेंसी में से ही किसी ने मुझे बचाया। दूसरे फ्लोर के कम्युनिकेशन स्टोरेज रूम में इसके रिकॉर्ड्स होंगे। ऐसा है, खैर मुझे लगा ही था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ बोल रहे हो? मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस पर हंसना चाहिए था? क्योंकि तोशी के पास आती है तभी अक्तुगावा इसे बाहर ले आता है। मैंने तुम्हें मारने के लिए हमला किया था पर लगता है कि टाइगर की खुद को ठीक करने की ताकत असर कर रही है। तुम एक स्मगलिंग शिप में हो जो हथियार और बाकी सामान ले जाती है। ये इस पर गन तान देती है। अक्तुगावा इसकी गन को काट कर इसे पकड़ लेता है। तभी कोनिकिदा वहां जाता है और तोशी को आवाज देता है। क्योको ने यहाँ बम लगाए थे और ये 2 बम्स को ब्लास्ट कर देती है। तोशी कोनिकिदा के साथ नहीं जाता और क्योको को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। अक्तुगावा क्योको को मारने ही वाला होता है कि तभी तोशी इसे आकर बचा लेता है। अक्तुगावा इस पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन तोशी इन सबसे बच जाता है। तो तोशी इसकी तरफ पत्थर फेंकता है और इसके पीछे आकर इसे एक मुक्का मारता है। अक्तुगावा की स्पेस की वजह से ये उस तक नहीं पहुंच पाता और अक्तुगावा इसे पकड़ लेता है। ये खुद को नॉर्मल करके खुद को छुड़वा लेता है और फिर से टाइगर की पावर का इस्तेमाल करके इस पर पंचेस की बरसात कर देता है। स्पेस को एक्टिव करने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर मैं अपनी तेजी का इस्तेमाल करके मेरे हमलों को अंदर धकेलूंगा। अक्तुगावा इसके मुक्के से बच जाता है और ऊपर से इस पर हमला करना शुरू कर देता है। अक्तुगावा तोशी पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है। तभी तोशी के नीचे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी तोशी इसके पीछे आ जाता है और इसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे उठने का इंतजार नहीं करेंगे, अब उठो और अपनी एबिलिटी से बदला लो। अक्तुगावा इस पर हमला करता है लेकिन डिजाई इसको कैंसिल कर देता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारकर इसे दूर फेंक देता है। पोर्ट माफिया में टिकने के लिए इतना काफी नहीं है, या तुम फिर से एक आवारा कुत्ते की तरह उन बस्तियों में रहना चाहते हो। तभी अक्तुगावा अपनी एबिलिटी से एक जोरदार पंच मारता है। यह तोशी को बहुत गंदा मारता है और तोशी नीचे गिर जाता है लेकिन तोशी फिर से खड़ा हो जाता है। अक्तुगावा इस पर दोबारा हमला करता है। ये इसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और इसे एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी अक्तुगावा दोबारा इस पर हमला कर देता है लेकिन इसके सारे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और इस पर हमला कर देता है। लेकिन अक्तुगावा हवा में चला जाता है और जमीन से इस पर हमला करता है लेकिन तोशी हार नहीं मानता और दोबारा इस पर हमला कर देता है। अक्तुगावा स्माइल करता है, रोशोमोन गोकुनो आगी तो। यह तोशी को चबा कर फेंक देता है। तभी तोशी अपनी पूंछ से इसे पकड़ लेता है और इसे एक जोरदार पंच मारकर इसकी स्पेस को तोड़ देता है। अक्तुगावा को सीधे यह पंच लगता है और अक्तुगावा घूमते हुए पानी में गिर जाता है। तोशी खुद भी नीचे गिर जाता है लेकिन क्योको इसे बचा कर ले आती है। तभी एक ब्लास्ट होता है और ये सीधा कोनिकिदा की शिप पर गिरते हैं। कोनिकिदा स्माइल करता है और ये बड़ी शिप डूब जाती है। कौन एक टाइगर को खरीदने के लिए 7 मिलियन येन खर्च करने के लिए तैयार था? डिजाई ये जानकर बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है। फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो एक गिल्ड का लीडर है और ये गिल्ड गिफ्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम है फ्रांसिस एफ और इसकी एबिलिटी है दी ग्रेट गर्सिबाई। वक्त हो गया है, शायद वो उसे लाने में नाकाम रहे। आइलैंड माफिया शायद किसी काम की नहीं। प्रोमिस्ड लैंड जल्द ही इस समाज का हिस्सा बन जाएगी। मैं क्या करूंगा अगर एजेंसी उसे नहीं अपनाएगी? लेकिन इन सबसे घुल मिल जाती है और सारे इस पर कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं। तभी रैंपो भी वहां आ जाता है और उसे एक लॉलीपॉप बना कर देता है और इसे खुद खा जाता है। तभी प्रेसिडेंट वहां आ जाता है और ये प्रेसिडेंट से कहती है प्लीज मुझे यहाँ रहने दो और प्रेसिडेंट मान जाता है। अक्तुगावा भी जिंदा होता है लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके बॉस को भी अक्तुगावा की ज्यादा फिक्र नहीं होती और ये इसे अक्तुगावा की जगह देने की सोच रहा होता है। ये इनकी सुपीरियर होती है लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते और अक्तुगावा भी इसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। माफिया के लोग वहां आकर अक्तुगावा को घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं और ये अकेले ही अक्तुगावा को बचाने के लिए चली जाती है। ये बहुत से सोल्जर्स को मारती है लेकिन ये बहुत ज्यादा होते हैं और इसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ये सब वहां आकर इन सबको मार देते हैं। ये अक्तुगावा के पास जाती है। ये सब शोर सुनकर अक्तुगावा को होश आ जाता है और ये इसे माफी मांगता है। तब ये बंदा इनके पास आता है और इन्हें एक केस देता है। ये गाड़ी चलते चलते उड़ गई और ड्राइवर मौके पर ही मारा गया और उसकी पहचान नहीं हो सकी। ये दोनों इस केस पर आते हैं और इसको बहुत सारे लोग जानते होते हैं। ये बंदा भी इसे जानता होता है और ये इसे बताता है कि मैंने बच्चों से सुना था फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट की पिछली गली के कुछ लोग फर्टिलाइजर लेकर आए थे। नेक्टो फर्टिलाइजर वो बम
बॉम्ब बनाने का सामान है। केंजी इस गैंग के पास आता है और इससे पूछता है क्या तुमने इस बॉम्ब को बनाया जिसने वो कार उड़ाती थी। ये इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तकलीफ के लिए माफ करना, मदद के लिए शुक्रिया। चाहे कुछ भी वो झूठ बोल रहे थे। इन सब के पीछे वही लोग हैं, उन्होंने ही उस बॉम्ब को बनाया था, पर उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं जानते। चाहे भैंस हो या इंसान, चाहे गाँव हो या शहर, अगर तुम सच्चे दिल से बात करोगे तो काम बन जाएगा। मैं इसमें कभी नाकाम नहीं रहा। ओ ऐसा है। ये वापस जा रहे होते हैं और ये गैंग इन्हें छुप कर देख रही होती है। लौटते वक्त एक बीफ बॉल की दुकान पर जाते हैं। मुझे भूख लगी है। केंजी कुन तुम गांव को पालते हो फिर भी उन्हें खाना चाहते हो। मुझे गायें बहुत पसंद है। मुझे गांव को पालना, उनसे बात करना और उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ गाड़ी आती है और पूरी गैंग इन दोनों को घेर लेती है। उस बॉम्ब का इस्तेमाल एक दुश्मन गैंग के मेंबर को मारने के लिए किया गया था। कौन जानता था कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हम तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि तुम हमसे बिना पूछताछ किए चले गए। इसका मतलब तुम्हें कोई सबूत मिल चुका है। मुझे खुशी है कि तुमने इतनी मेहनत करके हमें सच बताया। मैं जानता था कि इस तरह बात करके हम सब कुछ सुलझा लेंगे। मेरे सभी मामलों में सब लोग इसी तरह सच बताते हैं। ओह ऐसा है। तभी एक बंदा इसके सर पर हमला करके इसे जमीन पर गिरा देता है। ये सब लोग ओतोशी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी केंजी खड़ा हो जाता है। ये इस पूरी गाड़ी को एक हाथ से उठाकर इनके ऊपर फेंक देता है। ये इन सबको बहुत गंदा मारता है और सभी को कुछ ही सेकंड्स में पेल देता है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता। कोनी की दसान, शांत हो जाओ बेवकूफ। अच्छा है कि तुम्हें ये बात खुद पता चली। केंजी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर ऐसा नहीं है कि उसे हराया नहीं जा सकता। वो उस ताकत का इस्तेमाल तब कर सकता है जब वो भूखा होता है, और जब उसका पेट भर जाता है तब क्या होता है, वो सो जाता है। तोशी लजीज खाने की खुशबू सूंघकर उड़ जाता है। क्योंकि ने ये खाना बनाया होता है और ये इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है। ये दोनों रूममेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास इतने कमरे नहीं होते। डिजाइन इसको रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है उस इंसान के बारे में जिसने इसके ऊपर इनाम रखा था। पोर्ट माफिया के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस इनाम को दी गिल्ड के लीडर ने रखा था। वो एक गिफ्टेड नॉर्थ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। उस गिल्ड को एक कहानी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके एजेंट्स फियांस पॉलिटिक्स और मिलिट्री में अहम पोजीशन पर हैं। वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो अपने अनजाइंड पैसों और अपनी एबिलिटी से बहुत सारे खेल खेलते हैं। इस तरह के ग्रुप को ओतोशी क्यों चाहिए? तब ये बंदा वहां आ जाता है और रोड पर ही हेलीकॉप्टर को पार कर देता है। ये प्रेसिडेंट को बहुत सारे पैसे देकर एजेंसी को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए मना कर देता है। केंजिन को बाहर छोड़ने के लिए आता है और जब ये लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो केंजिन के साथ नहीं होता। टीवी पर यह खबर चल रही होती है कि 7 मंजिला इमारत पूरी तरह गायब हो चुकी है। इस बिल्डिंग में पोर्ट माफिया का एक ऑफिस था। उन्हें गैर कानूनी तरीके से उनके एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। केंजी कुन जब से उन्हें छोड़ने गया था तब से वापस नहीं लौटा। जो भी उनके खिलाफ जाता है वो उन्हें मिटा देते हैं। तानाजाकी तुम्हें अकेले काम करने से मना किया जाता है। ओतोशी के साथ केंजी को ढूंढो। हम नहीं जानते कि उनके पास कैसे गिफ्ट्स हैं। उनसे उलझना मत, भाग जाना। इनके साथ तानाजाकी की बहन भी इनके पीछे आ रही होती है। तभी वो वहां से गायब हो जाती है। ये दोनों इसको ढूंढने लगते हैं। तभी ये इस लड़की को देखता है। तानाजाकी भागकर इस लड़की को पकड़ने के लिए आता है। तभी ये किसी और जगह पहुंच जाते हैं। इस गेट के पीछे ये बाकी सब होते हैं, लेकिन ये गेट बिना चाबी के नहीं खुलेगा और दूसरे गेट की तरफ वक्त रुक जाता है। इस लड़की का नाम लूसी है और उसने अपनी एबिलिटी से इस डिमेंशन को बनाया है और इसकी एबिलिटी है एनी ऑफ एप्सल रेड। इसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उस गेट से जो भी बाहर जाएगा वो इस सब के बारे में भूल जाएगा। यह बंदा यहाँ से नहीं भागता और ये इस लड़की को ढूंढ रहा होता है। हमें आगे पता चलेगा कि ये असल में कौन है। रूल सिंपल है, तुम्हें मेरी एनी के साथ पकड़ पकड़ाई खेलनी है। अगर वो तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम हार जाओगे। अगर तुम उसके पकड़ने से पहले उस चाबी से वो दरवाजा खोल लोगे तो तुम जीत जाओगे। तो मैं उन सबको आजाद कर दूंगी। क्या तुम तैयार हो? रेडी गो। ये डोल बहुत ही तेज होती है और तानाजाकी को पकड़कर उस कमरे में ले जाती है और फिर ओतोशी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओतोशी अपनी रफ्तार से इससे बच जाता है। ओतोशी इस गेट के पास पहुंचकर इस चाबी से गेट को खोलने ही वाला होता है कि तभी ये चाबी इस पर हमला कर देती है। मुझे लगा कि हम जीत जाएंगे अगर हम उस चाबी से उसे खोलेंगे। सही कहा, अगर तुम उसे खोल पाए तो। मुझे भी नहीं पता कि इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओतोशी की हिम्मत टूट जाती है और ये दरवाजा खोलकर वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी ये बंदा इसे रोक लेता है। ये बंदा इसे कहता है जिसने तुम पर हमला किया हो उस पर अपनी पूरी जान लगाकर वापस हमला करो और उसे कुचल दो। घमंडी दुश्मन जिसे लगता है कि उसे हराया नहीं जा सकता, असल में वो सबसे कमजोर होता है। क्या उस दरवाजे के पीछे वो लोग नहीं जिन्होंने तुम्हें बचाने के लिए काफी मेहनत की? ये डोल ओतोशी को नीचे से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओतोशी बच जाता है। तभी एक डोल इसके ऊपर आ जाती है जो इसे पकड़कर इस दरवाजे के पीछे ले जाती है और ये इस बंदे का असली चेहरा देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि हिल भी नहीं पाती और ये डोल बीडर से कांप रही होती है और ये बंदा कहता है अपने पीछे देखो। जैसे ही दरवाजा खुला था तानाजाकी ने अपनी लाइट स्नो एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक नकली दरवाजा बना दिया था और जब ये गेट के अंदर जा रहा था तो इसने इसको रिबन के साथ बांध दिया था। ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी एबिलिटी रिलीज करो वरना मैं अपने साथ तुम्हें इस कमरे में ले जाऊंगा। ओतोशी का हाथ छूट जाता है और ये दोनों इस डिमेंशन में गिर जाते हैं। तभी ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। ओतोशी से लड़की के पास आता है, लेकिन ये रोते हुए वहां से भाग जाती है। तभी क्योको भी वहां आ जाती है। ये इसे लेने आई थी। ओतोशी इसे शुक्रिया कहता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। क्योको बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर हम माफिया को देखते हैं जिन्होंने गिल्ड के एक असासिन को मार दिया है। तभी ये बंदा वहां आता है और सब लोग इसके सामने झुक जाते हैं और ये कोई और नहीं होता, पोर्ट माफिया का लीडर होता है। इसका नाम है मोरी ओगाई और इसकी एबिलिटी है वीटा सेक्सुलिस। जो भी हमारे खिलाफ जाएंगे वो सब मारे जाएंगे। और हमारी एनिमी का पहला सीजन यही खत्म होता है और अगले सीजन में पोर्ट माफिया, दी गिल्ड और आर्म्ड डिटेक्टिव एजेंसी
एजेंसी के बीच जंग होगी। लेकिन उससे पहले हम डिजाई की बैक स्टोरी देखेंगे कि ये हर वक्त सुसाइड करने की कोशिश क्यों करता है और माफिया को छोड़कर इसने एजेंसी क्यों ज्वाइन की। तो ठीक है, फिर बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में।